स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो है आपकी परमाणु की संरचना और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बहुत ही जनरल टॉपिक है परमाणु की संरचना, और इस परमाणु के बारे में आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो वहीं पर आज यही देखेंगे कि किस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ एटम को स्टार्टिंग में कहा गया, उसमें पहले लोग यानी पहले साइंटिस्ट क्या सोचते थे, उसके बाद में क्या क्या सुधार आए, उन मॉडलों में क्या कमियां थीं, उन कमियों को कैसे दूर किया गया, और किन वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर ये डिसाइड किया गया कि वास्तव में परमाणु की जो संरचना है यानी परमाणु का जो स्ट्रक्चर है वो बना कैसे, ठीक है। जनरल कॉन्सेप्ट की बात हम लोग करें, जो आधुनिक विचार चल रहा है, इसमें मैं किसी मॉडल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आप सभी जानते हो कि जो परमाणु है उसके मुख्य दो भाग होते हैं, दो पार्ट माने जाते हैं। द सेंटर पार्ट, इसको हमको क्या कहते हैं, नाभिक है, न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ आपकी कक्षाएं होती हैं, और इनडेफिनेट निश्चित कक्षाएं होती हैं। इन निश्चित कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। इन सभी कक्षाओं, जो निर्धारित कक्षाएं हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन आपके घूमते रहते हैं या परिक्रमा करते रहते हैं। तो यहाँ पर अगर स्टेबल पार्टिकल की बात की जाए, यानी स्थायी कणों की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर 3 कणों का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है, जिनको आप सभी जानते हो। पहले को कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। दूसरा आपका प्रोटॉन, और तीसरा आपका न्यूट्रॉन, ठीक है। ये स्थायी कण है। स्थायी कण का क्या मतलब है? स्थायी कण का मतलब ये है कि ये कण समय के साथ आपको मिल जाएंगे। अगर हम एटम को ब्रेक करते हैं तो इसमें कुछ और भी पार्टिकल आपके एमिट होते हैं, उत्सर्जित होते हैं, लेकिन उनकी जो आयु होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। तो कुछ समय बाद वो क्या होते हैं, आपके लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर स्थायी कणों के बारे में आप जानेंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली 3 पार्टिकल्स, एंड दीज आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। अब इनके खोजकर्ता कौन कौन थे उस भी आपको मालूम है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन, प्रोटॉन के रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन के आपके शैडले, ठीक है। लेकिन ये सब जो, जैसे अभी आपको पता चला कि जो आपका परमाणु है वो इन 3 मूल कणों से मिलकर बना हुआ, लेकिन जब स्टार्टिंग की बात करें, बिल्कुल स्टार्टिंग से चले, तो तभी एक कल्पना आपके सामने नहीं थी। उस समय तो ये माना जाता था कि परमाणु आपका अविभाज्य है, अविभाज्य यानी इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन बाद में जब इन कणों की खोज हो गई, तब वैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं, ये ब्रेकेबल है, ठीक है, इसको भी ब्रेक किया जा सकता है। और वो किससे ब्रेक किया सकता है? आपके नाभिक और इलेक्ट्रॉनिक कक्षाएं, इनको मूल कण माना गया। लेकिन आज की थ्योरी क्या कहती है कि इनको भी तोड़ा जा सकता है, ठीक है। क्वार्क्स हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, वो 6 टाइप के क्वार्क्स जो आपको बताए थे, ठीक है, उनसे मिलकर ये सारी दुनिया आपकी बनी। तो बात ये है, अगर हम डाल्टन की बात करें, अब हम लोग जा रहे हैं स्टार्टिंग में बिल्कुल, और बात करते हैं डाल्टन से, ठीक है। तो डाल्टन जो साइंटिस्ट थे, उनका मानना ये था कि परमाणु आपका अविभाज्य है, इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। ये उन्होंने कह दिया था कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना, इसका नाम क्या है, परमाणु। ये डाल्टन ने कह दिया था, ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे। उसके बाद फिर मॉडल आया जे थॉमसन का, थॉमसन भी कहते हैं। इन्होंने एक मॉडल दिया, और उसको आप सभी जानते हो तरबूज मॉडल के नाम से भी जाना जाता है ना, वाटरमेलन, तरबूज मॉडल। काफ़ी सारी चीज़ें थी। तरबूज मॉडल क्यों कहा गया? यस, इसमें थॉमसन ने ये बताया कि आपका जो परमाणु है, ठीक है, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट नहीं दिया था कि अलग अलग कक्षाएं होंगी और उन अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। उन्होंने ये नहीं बताया था कि जो परमाणु है उसका सेंटर जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, यानी धनावेशित होता है, ठीक है। उन्होंने एक अपने अकॉर्डिंग ये बता दिया था, एक हाइपोथेसिस ये दे दी थी कि जो आपका परमाणु है वो उदासीन है, ठीक है भाई। उदासीन का मतलब न्यूट्रल है, ना ही पॉजिटिव होता है ना ही ये नेगेटिव, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जितना इस पर धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होगा, ठीक है। जितना धनावेश उतना ही ऋणावेश, जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। साथ ही साथ ये भी कहा था कि जो परमाणु है
उस पर जो धनावेश है वो सर्वत्र यानी पूरे नाभिक में चारों तरफ फैला रहता है। और ठीक इसी तरह से इसमें जो नेगेटिव चार्ज है यानी जो इलेक्ट्रॉन है इसमें ठीक उसी प्रकार से धंसे रहेंगे जैसे तरबूज के अंदर उसके बीज धंसे रहते हैं। ठीक है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, टोटल चार्ज कह दिया उन्होंने उदासीन, और इस तरह से उन्होंने इसको एक्सप्लेन कर दिया जिसको आप जानते हो थॉमसन का मॉडल या तरबूज मॉडल। लेकिन ये फेलियर हुआ कहाँ पर? वैज्ञानिक आए रदरफोर्ड थे और इनके दो सहयोगी और थे। उन लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम लोग कहते हैं अल्फा प्रकीर्णन संबंधी प्रयोग। ठीक है, अल्फा कण प्रकीर्णन संबंधी प्रयोग। उस प्रयोग में उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, एक प्रयोग किया, और उस प्रयोग में उन्होंने सबसे पहले ली सोने की पतली से पतली चादर, क्योंकि जो मेटल्स होती हैं उनको आप काफ़ी अच्छे से पीट कर, किसी भी हैमर से पीटोगे तो क्या होगा, उसके बहुत पतले पतले परत बनाए जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चे पूछते हैं कि सर सोने की प्लेट क्यों ली, सोना ही क्यों यूज़ किया? क्योंकि सोना की जो क्वालिटी है, मिलेबिलिटी बोलते हैं इसको, ठीक है, वो बहुत अधिक है। उसकी क्वालिटी है कि उसके आप पतले से पतले परत बना सकते हो। अब उन्होंने क्या किया कि उस पर अल्फा कणों की बमबारी की। ठीक है, अल्फा कणों की बमबारी करके उस सारे एक्सपेरिमेंट को एक कक्ष में रखा, उसके ऊपर कैमरेज वगैरह लगाए, और उसमें जो भी हुआ उसका उन्होंने बिल्कुल प्रायोगिक प्रदर्शन करके प्रूफ किया। ये कोई अवधारणा नहीं थी, ये डायरेक्ट प्रयोग था जो सबको दिखाई दे रहा था। ठीक है, हाँ, तो उनका जो एक्सपेरिमेंट था उस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने दुनिया के सामने रखा, जिसको हम लोग अल्फा कण संबंधी प्रयोग के बारे में जानते हैं। अभी मैं इसका थोड़ा डायग्राम बना देता हूँ, तब उसके बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इसके अब विस्तार से इसके एक्सपेरिमेंट के बारे में जानते हैं। जैसा चित्र आप देख रहे हैं, थोड़ा फोकस कर दो इसे। तो इसमें सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं एक लेड का गुटका है, और उस लेड के गुटके के भीतर एक यहाँ पर रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम रखा हुआ है। यहाँ पर आप यूरेनियम भी रख सकते हैं। मेन टारगेट यहाँ पर ये है कि इससे अल्फा कण उत्सर्जित होंगे, एक अल्फा किरण पुंज चलेगा, और इसके रेडियो एक्टिव मतलब और किसी दिशा में ना हो तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमने लेड लगा रखा है। तो लेड लगाने से जो भी अदर रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हैं वो सब इसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो यहाँ से जो आपके अल्फा किरण पुंज चला, ये 10⁻⁷ मीटर मोटाई की सोने की पत्ती उन्होंने लगाई, सोने की प्लेट लगाई, और उस सोने की प्लेट पर लगाने के बाद में उसके आगे एक पर्दा लगाया, और उस पर्दे पर क्या था, प्रतिदीप्तिशील पर्दा था। क्या मतलब ये कि जब इसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे और इस पन्नी में से होकर गुजरेंगे या पतली चादर में से होकर गुजरेंगे तो यहाँ पर चमक उत्पन्न करेंगे। उन चमक को काउंट करने के लिए यहाँ पर एक परस्पर गणित लगा हुआ था जो उनकी संख्या को काउंट करेगा, साथ ही साथ उनका एंगल भी देखेगा कि वो कितने एंगल से डेविएटेड हो रहे हैं। ठीक है, तो जैसे आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ से जो अल्फा कण आपके रेडिएट हुए वो स्वर्ण पत्र के ऊपर गिरे, और स्वर्ण पत्र पर गिरने के बाद में उसमें ये देखा गया कि यहाँ पर कोई भी पार्टिकल, कुछ जगह पर कोई भी पार्टिकल नहीं था। ठीक है, कुछ कण जो थे वो 45 डिग्री पे एंगल पे आ रहे थे, कुछ 60 पे आ रहे थे, कुछ 105 पे आ रहे थे। एक पार्टिकल जो था वो अपने ही रास्ते पे वापस लौट रहे थे। ठीक है ना, तो इन सभी घटनाएं जो यहाँ पर हो रही थी उसके बेसिस पर अब उन्होंने निष्कर्ष निकालने शुरू किए होंगे। तो क्या था कि ज़्यादातर पार्टिकल सीधे चले गए, तो उनका मानना ये था कि जो परमाणु का ज़्यादातर भाग है वो कैसा है, खोखला है, एम्प्टी। ठीक है ना, एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ हम लोग बात करें इस अल्फा कण के बारे में, तो इसको जो हम लोग दिखाते हैं वो किससे दिखाते हैं, 2He4 से दिखाते हैं। अगर इसके ऊपर कहा जाए तो इसमें कितने प्रोटॉन हैं आपके, 2 प्रोटॉन। ये संख्या परमाणु क्रमांक डिसाइड करती है कि किसी एलिमेंट में कौन कौन से आपके प्रोटॉन हैं, मतलब कितने प्रोटॉन हैं, कितने आपके इलेक्ट्रॉन हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये तो कंफर्म हो गया कि इसमें इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 2 है, तो इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया, 2 प्रोटॉन के बराबर हो गया। ओके, अब यहाँ पर जो आपने क्या लिया, सोने की पत्ती ली, तो सोने का परमाणु क्रमांक अगर आप मान लें Z, ठीक है, तो इसके बीच में और इसके बीच में यानी दोनों ही आपके पॉजिटिवली चार्ज हैं। एक है आपका Q1, अगर आप इस चार्ज को माने जो आपका अल्फा कण पर चार्ज है तो इस पर आवेश 2E के बराबर। ठीक है, इसी तरह से Q2 अगर आप
इस सोने की पत्ती के आप परमाणु लेके चलते हैं तो उसके ऊपर जो चार्ज है वो आप थोड़ी देर के लिए जेड लेके चलो तो जेड ही, और दोनों पे नेचर कैसी है ये भी मान लिया गया कि दोनों पे नेचर कैसी है, प्लस प्लस। क्यों माना गया? ये जो एंगल डिफ्लेक्टेड हो रहे हैं, अगर इनके बीच में अट्रैक्शन होता तो ये इसमें क्या हो जाते हैं, ऑब्जर्व हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या हो रहा है, पार जा रहे हैं, ठीक है ना। और डेविएशन का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में रिपल्शन लग रहा है। एंगल अलग अलग क्यों आए? जो ज़्यादा पास से होकर गुजरा उस पर लगने वाला बल ज़्यादा होगा। और कैसा लगेगा? कूलाम का लॉ आपसे कह चुका है, दोनों का चार्जेस समान हों तो उनके बीच में क्या लगता है, प्रतिकर्षण लगता है, रिपल्शन लगता है। उस रिपल्शन के कारण यहाँ पर क्या होगा, ये एंगल जो जितना पास से होकर गुजरेगा नाभिक के, वो उतना ज़्यादा डिफ्लेक्टेड होगा, उतना ज़्यादा प्रतिकर्षित होगा। कुछ अपने रास्ते पे 180 डिग्री से लौट आए, उसका क्या मतलब है कि उसकी टक्कर का मतलब क्या कि वो उस कंडीशन से वापस लौटा है जहाँ पर उसका प्रतिकर्षण सबसे अधिक होगा। लेकिन जिस भाग से प्रतिकर्षण हुआ है वो भाग बहुत ही सूक्ष्म, ठीक है ना। तो ये जितने भी एक्सपेरिमेंट दिखाई दे रहे थे, अब इनके आधार पर जो आपके निष्कर्ष निकाले गए वो निष्कर्ष सब 1 बाई 1 हम लोग पढ़ते जाएंगे। इसमें रहेगा यही चीज़। तो पहली चीज़ क्या सीखी, इसमें ज़्यादातर पार्टिकल सीधे चले गए, चमक उत्पन्न कर रहे थे। कैसे पता चल रहा था चमक उत्पन्न कर रहे थे? तो ये कहाँ से उत्पन्न हो रही है, यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है उसमें से पास ऑन हो रहा है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या कि अलग अलग एंगल पे आ रहे हैं, इसका मतलब इनके बीच में प्रतिकर्षण हो रहा है। किस नियम के आधार पर? कूलाम नियम के आधार पर। बेस है सबका, ठीक है, आधार सबको मिलता जा रहा है। तीसरी चीज़ क्या कि जो जितना पास से आया उतना ज़्यादा डिफ्लेक्टेड, थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट, जो आया और अपने ही रास्ते पे लौट गया, यानी उसकी टक्कर किसी ऐसी अभेद्य चीज़ से हुई कि वो उसको क्रॉस नहीं कर पाया। वो भाग है बहुत छोटा, तो उसका भी नामकरण कर दिया गया न्यूक्लियस, या क्या कह दिया, नाभिक, ठीक है। अब जब नाभिक है तो रिपल्शन हो रहा है, तो जरूरी है कि उसका जो नाभिक है उस पर चार्ज कैसी प्रकृति का होना चाहिए, पॉजिटिव, तभी तो पॉजिटिव को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है ना। तो ये सब आपके पॉइंट हैं, और इन पॉइंटों के आधार पर एंगल का भी दे रखा है कि थीटा कोण से अगर आप कोई कण मुड़ रहा है तो उनकी संख्या कितनी होगी, ये भी डिसाइड किया गया है। ओके, तो इन्हीं सब पॉइंटों को हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी ये सब डायग्राम आप बनाइए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।